एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की एसएसटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसके बच्चे कई सारे बच्चे कह रहे हैं मैम चैप्टर नंबर 6 आप अपलोड करो, वो एग्जाम में आने वाला है। तो चलो अब हम लोग आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसका पार्ट 1 होने वाला है, ये 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 पार्ट्स आप लोगों को ना देखे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे रखा है मैंने। सबके नोट, सबके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है डिटेल में, वन शॉट एवरीथिंग, हर एक चीज जो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आप लोग वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 7 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 6, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइज करना किस तरीके से हमने, देखो री का मतलब यहाँ पे क्या है, दोबारा से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। तो दोबारा से कब, किस तरीके से, कैसे चीजें, कैसे किंगडम, कैसे हमारा राज्य, कैसे हमारा इंडिया जो है वो दोबारा से ऑर्गेनाइज हुआ, यानी कि रीऑर्गेनाइज हुआ। किंगडम्स जो है दोबारा से बने, फॉर्म हुए, क्या चीजें हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं बाय कॉन्टिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन एंड अ वाइटल पावर ऑफ रेजुविनेसेंस। देखो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो कंटिन्यू लगातार चल रहा है, लिविंग का ट्रेडिशन, जो हमारे जीने का, रहने सहने का जो ट्रेडिशन है, और जो अच्छी खासी एक पावर है हमारे पास रेजुविनेट होने की, यानी कि बेसिकली हमारे पास जो चीज पहले थी, जब हम उस चीज को दोबारा से लेकर आ रहे हैं, हम उसको रिजुविनेट कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है उस चीज को वापस लेके आने की, दैट इज सिंपली कॉल्ड बेटा आपका रेजुविनेसेंस। कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जो लैंड हुआ है वो रीएडजस्ट हुआ, इनकी जो हमारी भूमि है उसने दोबारा से खुद को एडजस्ट किया है, दोबारा से खुद को चेंज करा है, एडजस्ट करा है थ्रू अननंबर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कोई उसका गिनती भी नहीं है, इतना ज्यादा हमारी लैंड पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पहले कोई और किंगडम था, फिर कोई और किंगडम आया, उस किंगडम का इतना था, वो एम्पायर बना तो इतना हुआ, बाद में एम्पायर टूट गया तो किंगडम इतना रह गया, फिर किंगडम एक्सपैंड हुआ, फिर वो एम्पायर बना, फिर इतना थोड़ा सा रह गया। तो मतलब ये जो है ट्रांजिशन जो हुआ है, चेंज हुआ है, वो इतनी बार हुआ है ना, कोई गिनती नहीं है उसकी हमारी भूमि पर। और इस तरीके से हमारी भूमि ने खुद को एडजस्ट करा है, दोबारा से रेजुविनेट करा है। इसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो आपका एक लाइन है, कोट है, ये जगदीश चंद्र बोस जी है, उन्होंने 1917 में हमारे देश का ये लिखा था। देखो यहाँ पे दिखा रखा आपको, आगे अब इस सब चीजों को पढ़ने वाले हो। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप लोगों की चैप्टर के अंदर आप लोगों को मेंशन करी हुई है, कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में है, कुछ चीजों के बारे में है। इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली आपको एक नजरिया दिखा रखा है, ग्लिम्स दिखा रखा है आर्ट का, किस तरीके से यहाँ पर हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन की एज के बाद। यहाँ से देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने पहले भी ये 2 नाम पढ़े हैं बच्चा, भाविशरण ध्रुव के बारे में, जब हम लोगों ने मौर्यास के बारे में और मगध के बारे में, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट किया था, तभी हम लोगों ने भाविशरण ध्रुव का स्टार्टिंग में नाम पढ़ा था, 4 में 5 वगैरह में। अब देखो यही दोनों बात करते हैं, कहते हैं भाविशरण ध्रुव हैड रिकवर्ड फ्रॉम देयर जर्नी टू द मौर्य एम्पायर। हमने कहा मौर्य एम्पायर से अब जो है वो लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, और अब उनका मन कर रहा है, दे वर ईचिंग फॉर अनदर एडवेंचर। अब उनका ये मन है कि हाँ जी, उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि अब उनको एक और एडवेंचर जो है करना है, सिर्फ मगध तक या मौर्य के एम्पायर तक जान के नहीं रहना, उनको मौर्य एम्पायर के बाद भी आगे भी उनको जाना है। अब आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोग रिवाइज कर सकते हो कि मौर्य एम्पायर में कौन थे। आपको पता है मौर्य एम्पायर की जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। अब हमको पता है चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करने के लिए उनके पास थे चाणक्य, जिन चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, और इन कौटिल्य को हम विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। हमने कहा था इनके अलग अलग नाम है, ये नाम इनके थे। अब इसके बाद क्या हुआ था, ये जो है आपको पता है, पहले शिशुंगा डायनेस्टी, मतलब उनके बाद, मतलब जो आपकी मौर्य से पहले हरियनका डायनेस्टी थी, अलग डायनेस्टीज वगैरह थी, पहले उनके यहाँ रहते थे ये सुंगा वगैरह के, लेकिन उसको जो है बाद में उन्होंने मार दिया था, नंदा वालों ने उनको जो है वहां से निकाल दिया था। नंदा के एम्पायर में थे, नॉट शुंगा। शुंगा आपके आगे आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, इसलिए मैंने शुंगा बोला। मौर्य से पहले आपको पता है नंदा डायनेस्टी थी, और नंदास का ये था कि नंदा जो आपके वो थे, उनके कोर्ट में थे चाणक्य, लेकिन उन्होंने बाद में इनको निकाल दिया था। तो नंदा के एम्पायर के बाद आपका फॉर्म हुआ था, आपको पता है मौर्य एम्पायर, जिसमें जो है चाणक्य ने काफी हेल्प करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसके बाद इनके ग्रैंडसन यहाँ पे आते हैं अशोका, और अशोका ने जो है काफी अच्छा जो है मौर्य एम्पायर के अंडर जो है वो रहा था। उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, किस तरीके से बुद्धिज्म को वो बाद में जो है फॉलो करने लग गए थे। कलिंगा वॉर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, जिसके बाद से जो है वो एक बेनोवोलेंट यानी कि बहुत काइंड जो है किंग बन गई थी। ये हमने पढ़ा हुआ, और हमने देखा था कि जो मौर्य का एम्पायर है वो कितना बड़ा था, आप लोगों ने देखा हुआ है इसको, कि सिर्फ जो बिल्कुल साउथ वाला किंगडम था, ये वाला पार्ट जो हम कहते हैं चोलास,
चेराज और पांड्या, सिर्फ एक ये वाला पार्ट था जो मौर्यास के अंडर, ये सब नहीं था। बाकी पूरा का पूरा जो एंटायर सब कॉन्टिनेंट था वो इसका पार्ट था। और जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था वो थोड़ा सा नहीं था। हमने सब चीजें पढ़ी हुई है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्यास के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब मौर्य एम्पायर जो है धीरे धीरे करके बिखर गया, इसके बाद जो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कहते हैं दे डिसाइडेड टू यूज इतिहास अगेन। अब इन लोगों ने डिसाइड करा कि भाई हमें जो है दोबारा से इतिहास को उठाना है, उसका इस्तेमाल करना है और हमें कुछ और नए नए हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगहों पे, ऐतिहासिक काल में, पीरियड में जाना है। They came across a collection of art pieces, each one quite different from the other. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं सी फिगर 6.1.1। अब देखो आपको ये फिगर दिखा रहा है, फिगर 6.1.1 कहते हैं। इस फिगर पे आओ, देखो कितने सारे यहाँ पे अलग अलग आर्ट के पीसेस हैं, सबके सब जो अलग अलग टाइम के हैं, अलग अलग किंग के द्वारा बनाए गए हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप लोगों को पता है हमारे इतिहास में हमारे इंडिया का बहुत ज्यादा ही अच्छा, बहुत फाइन रहा है। They wondered, could these artifacts belong to multiple kingdoms rather than just one? उन्होंने बोला, वो सोच में पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं वो कि क्या ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स का बेसिकली मतलब क्या है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास जो अलग अलग आर्ट को दर्शा रहे हैं, कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स जो चीजें हैं हमारे पास ये अलग अलग किंगडम की हो सकती है क्या, या फिर ये सिर्फ एक ही किंगडम की, एक ही राजा ने बनवाए इतने अलग अलग चीजें, वो सब कहते हैं। अब कहते हैं गेस राइट। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, इस चैप्टर में आप लोग यही पढ़ोगे, बहुत लंबे समय की बात करने वाले हो, जिसमें अलग अलग राजा महाराजाओं ने अपने अपने टाइम पे एक न कोई आर्टिफैक्ट जो इस तरीके का बनवाया है, जिसको आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कहते हैं वेरी लिटिल नोन इज अबाउट अशोका सक्सेसर टू द थ्रोन। अब देखो हमें अशोका के बारे में तो पता है, लेकिन अशोका के बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं, कि अब उनके बाद जो राज करने के लिए आ रहे हैं, उनके बारे में हमें बहुत कम चीजें पता है। लेकिन हाँ, जनरली ये एक्सेप्ट करा जाता है कि जो लास्ट मौर्य के एम्परर थे, उनको जो शुंगा डायनेस्टी की, यानी कि बेसिकली हम कहते हैं पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने उसको एसेसिनेट यानी कि मार दिया था। यानी कि जो भी आपके लास्ट, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बट जरा सर्च करना कि लास्ट के मौर्य एम्परर कौन थे जिन्हें पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था। आप लोग ये बात मुझे कमेंट बॉक्स से बताओगे। मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा कि आप लोगों से ही पूछूंगी मैं कि कौन थे। आगे तो मैंने बता दिया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे वो किसको हटाकर आए थे, नंदा को हटाकर आए थे। नंदा में उसके लास्ट आप कहते हैं धनानंदा, उनको हटाकर आए थे। लेकिन अब आपको बताना है कि मौर्य एम्परर के कौन से लास्ट वो किंग थे जिनको मारा था पुष्यमित्र शुंगा ने, उनके कमांडर इन चीफ थे बेसिकली, वो उनको मारा था और बाद में अपनी ही शुंगा डायनेस्टी जो है बाद में वो उन्होंने बना ली थी। अच्छा, शुंगा डायनेस्टी, नॉट शुंगा, शुंगा डायनेस्टी। अच्छा, वो हुआ था कि दिस लेड टू अ ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर। अब देखो, जब मैं पहले ही बोला कि भाई पहले एक बहुत बड़ा एम्पायर, मान लो पहले किंगडम होता है, समझना, एक बार रिवाइज करा रही हूँ, कंक्लूजन दे रही हूँ। मान लो एक बहुत छोटा सा पहले जो है किंगडम होता है, वो किंगडम में एक ऐसा राजा राज करता है जो कि कई सारे फैक्टर्स की वजह से, हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों एक एम्पायर फॉर्म होता है, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को पॉइंट दे रखे हैं, एक्सप्लेन दे रखा है क्लियरली कि हाँ कोई भी किंगडम जो है वो एम्पायर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप लोग प्लीज उस पॉइंट को जरा सुन लेना एक बार जाके, या नोट्स में पढ़ लेना। नोट्स कहाँ पे आपको पता है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है नोट्स है उस चीज के। तो हमने कहा था, सॉरी ओके ठीक है। हमने कहा भाई पहले जो है एक किंगडम होता है, वो किंगडम जो है कई सारे फैक्टर्स की वजह से, मान लो वहां पे ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, वहां के सक्सेसेस बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कई फैक्टर्स की वजह से वो जो किंगडम होता है वो और बड़ा होता है और बढ़ के एम्पायर फॉर्म करता है। जब उस एम्पायर पे कोई बहुत अच्छा एम्परर जो है राज कर रहा होता है, तो एम्पायर ही रहता है। लेकिन जब उस एम्परर के मरने के बाद कुछ छोटे छोटे से किंग यहाँ पे आते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, इतने पावरफुल नहीं होते हैं, ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये जो एम्पायर है वो हल्का हल्का जो है टूटता है। जिसमें रीजनल किंगडम थे वो यहाँ पे राइज होते हैं, वो अपने अपनी पावर को एक्सर्ट करते हैं, और ये जो एम्पायर था वो कम होकर किंगडम किंगडम दोबारा से फॉर्म कर लेता है। भाई यहाँ पर हुआ था कि जब यहाँ पर जो मौर्य एम्पायर के बाद जो यहाँ पर आपके लास्ट एम्परर आए थे अशोका के बाद, जो बिल्कुल लास्ट वाले थे, उनको जब शुंगा ने मार दिया तो उसके बाद जो एम्परर था वो बिल्कुल टूट गया था। कहते हैं कई सारे जो है नए किंगडम्स एमर्ज हुए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, विच ऑफन वर अर्लियर ट्रिब्यूटरी किंगडम्स थे। अब मैंने बता रखा है ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरी किंगडम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे राज्य जो कि पहले क्या होता है ट्रिब्यूटरी है, यानी कि वो उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, यानी कि उनके सब्जेक्ट है, वो उनके अंडर है। मान लो यहाँ पर ये मौर्य एम्पायर है पूरा का पूरा, यहाँ पे छोटे छोटे से किंगडम है जिनको पहले मान लो जो एम्पायर था उसने इनको हराया, हराने के बाद इनको इनकी टेरिटरी जो है वापस कर दी,
तो तुम ही यहाँ पे राज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ तुम मुझे उसके बदले कोई ट्रिब्यूट पे करोगे हर महीने, हर कुछ टाइम बाद। और ट्रिब्यूट गिफ्ट भी हो सकती है, वो ट्रिब्यूट टैक्स भी हो सकता है, वो ट्रिब्यूट कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे, तुम मेरे सब्जेक्ट हो, तुमको मेरी ही बात माननी है, मेरे ही रूल चलेंगे तुम्हारे राज्य में भी, बस हाँ तुम यहाँ पे राज कर रहे हो, दैट्स ऑल। तो वो कहते हैं कि ये जो है, जो किंगडम थे पहले ट्रिब्यूटर किंगडम्स थे मौर्य एम्पायर के अंडर, लेकिन जब मौर्य एम्पायर टूट गया, उनको नहीं संभाल पाया वो, तो ये जो है हट गया। और यहाँ पर क्या हुआ था, बाद में छोटे छोटे किंगडम्स जो यहाँ पर वो फॉर्म हो गए थे। अब देखो, हमने कहा कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वो काफी वीक हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेजन हुए थे बाहर से। हमने कहा नॉर्थ वेस्ट आपको कौन सा, ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर का, ये जो आपको ऊपर का पार्ट है, ये सारा ये जो पार्ट था ये क्या हो गया था, वीक हो गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा रूलर जो है नहीं था इनको राज करने के लिए। तो बाहर से जो यहाँ पे लोग थे, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर जो लोग यहाँ पे आ रहे थे हमारे देश को इन्वेड करने के लिए। यानी कि अब ये जो पीरियड रहा जिसमें बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स फॉर्म हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे राजा आ रहे हैं, राज्य फॉर्म हो रहे हैं, इस पीरियड को हमने कहा एज ऑफ, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय किस चीज का, रीऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करने का, बाय सम स्कॉलर्स के थ्रू यहाँ पे रहा एज, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रीजन्स थे, जो यहाँ पे रीजन जो पहले थे वो रीऑर्गेनाइज हो रहे थे नए नए किंगडम्स के अंडर। क्यों, क्योंकि बार बार जो है यहाँ पे पावरफुल रूलर जो है उनसे compete करने के लिए आ रहे थे। इस वजह से इंडिया का मैप जो है इस टाइम पे काफी चेंज हुआ था, इस पर्टिकुलर टाइम पे। और इसलिए इस टाइम को हम बोलते हैं एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्यों कहा गया इसको, तो इसलिए कहा गया था बिकॉज कि इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग रीजन थे जो पहले किसी और का था, उसमें जो है कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे थे, वो टूट टूट के किसी और का हो रहा था, रीऑर्गेनाइज हो रहा था, बार बार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो पावरफुल रूलर्स आते हैं इसको अपनाते हैं और फिर जो है इसको अपने अंडर कर लेते हैं। इस वजह से जो है बार बार ये जो एरिया था, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे ऑर्गेनाइज हो रहा था दोबारा से। आपसे ये पूछते कि वो, अब क्या पता, देखो अगर मैम आपकी होंगी मेरे जैसे, जिसने पढ़ाया होगा तो इस तरीके से मान लो बताया होगा उन्होंने, तो आपसे वो पूछ सकती हैं कि हाँ जी भाई, अगर उनको बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर मैम आपकी मेरी तरह है ना बहुत क्यूरियोसिटी वाली, आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने वाली, तो वो आप जरूर पूछ सकती है कि जी भाई, कि मौर्य एम्पायर के कौन से किंग को पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था, या पूछेंगे किसने मारा था, तो आपको पता होना चाहिए पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था। और यहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बाकी हम इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली वीडियो में भी कवर अप करते हैं। अब आप लोगों ने मौर्य एम्पायर, आप लोगों को याद है कैसा था? अच्छा एक सेकंड रुको, इफ यू वांट मी देन मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा मेरे को ढूंढना पड़ सकता है इतने सारी उसमें, जस्ट अ सेकंड। इसमें होगा, ठीक है, हम लोगों ने जब ये वाला पार्ट कंप्लीट करा होगा, तो हमने यहाँ पे मौर्य एम्पायर के बारे में हम लोगों ने देखा था इस वाले चैप्टर में, किस तरीके से मौर्य एम्पायर आता है, किस तरीके से वो इमर्ज होता है, बाकी सब चीजें हमने इसमें चेकआउट करी होंगी। तो आप लोग कहो अगर, तो मैं आप लोग एक बार जरा मौर्य एम्पायर का मैप भी जरा आपको दिखा देती हूँ कि जो उस टाइम पे कैसा मैप था मौर्यास का, मौर्यास के अंडर कितना बड़ा एरिया था उस टाइम का। ठीक है, तो जरा एक बार चलो हम नजर मार लेते हैं, सो दैट आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी, मौर्यास के अंडर, देखो मैंने कहा था कि शिशुंगा, पहले हरियन का, फिर शिशुंगा, फिर नंदा और फिर मौर्यास, ये जो इस तरीके से यहाँ पे हमारी डायनेस्टीज जो है वो रही थी। नंदा को हराकर उसके बाद जो है मौर्यास आपके आए थे। अब देखो मौर्यास आ गया, अब ये वाला जो रीजन था ये नंदा के अंडर था, आपको दिख रहा है ये रीजन कितना छोटा सा रीजन था जो कि नंदास ने अपने अंडर कर रखा था। कौटिल्य जो है उनकी भी हेल्प कर रहा था, लेकिन उसने हेल्प जो है मानी नहीं थी। ये जो रीजन था वो आपका नंदास के अंडर था। बाद में आप देख रहे हो कितना बड़ा एरिया, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया, मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया नहीं था मौर्यास के अंडर, और बिल्कुल साउथ वाला किंगडम नहीं था। बाकी जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है वो किसके अंडर था, आपके मौर्यास के अंडर था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। दिख गया आप लोगों को? अब इसमें जरा आप लोग एक चीज सोचो कि इतना बड़ा किंगडम था पहले मौर्यास के अंडर, जब वो हट गए यहाँ से तो नहीं संभाल पाया, तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कोई नहीं संभाल पाया, तो यहाँ पे अलग अलग जो किंगडम्स है वो यहाँ पे क्योंकि वीक हो गया वो, तो यहाँ से अलग अलग जो रीजन है वो यहाँ पे इन्वेड कर रहे थे। पहले भी आप लोगों को पता है कि मौर्यास से पहले यहाँ पे जो आपके वो आए थे, ग्रीक आया था, आपका अलेक्जेंडर आया था, वो भी तभी आया था ना, तो यहाँ पे ये जो एरिया था काफी वीक था वो,
यहाँ पे आराम से वो हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया था। हिंदू कुश माउंटेन्स आपके यहाँ पे सारे इस रीजन में और थोड़े बहुत जो है यहाँ पर भी है, लेकिन मेन हम मान के चलते हैं कि हिंदू कुश माउंटेन्स आपके यहाँ पे। आप लोगों ने देख लिया। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने अलग अलग किंगडम्स जो है इस टाइम पे यहाँ पे आ गए। आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आ गए, यहाँ पे आपके नॉर्थ वाले पार्ट में हल्के से यहाँ पर आपके कुशनाज आ गए, वेस्टर्न वाले पार्ट में आपके शकाज आ गए, यहाँ पे नदन प्लेन्स वाले पार्ट में आपके शुंगाज आ गए, डेक्कन वाले पार्ट में आपके सतवनाज आ गए, कलिंगा वाले जगह पे आपके चेडीज आ गए, और यहाँ पे चोलास, चेराज और पांड्यास। आज की वीडियो में हम लोग चेडीज तक का कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चोलास, चेराज, पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया। कहते हैं जो नए किंगडम्स यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर नाउ कम्पीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। भाई जो नए नए यहाँ पे किंगडम्स आ रहे हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं टेरिटरी के कंट्रोल के लिए कि किसके एरिया में, किसके अंडर जो है ज्यादा से ज्यादा बड़ी टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा बड़ा एरिया जो उनके कंट्रोल में आएगा। अब उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन जरूरी नहीं कि वो वॉर से ही करें, हमने देखा था कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे एक जो राजा है वो अपने अंदर बहुत सारे एरियाज कर सकता है। भाई या तो वो वॉर करेगा तब वो ऐसा करेगा, या क्या पता है कोई ट्रीटी कर ले, कोई एग्रीमेंट कर ले तब वो ऐसा कर सकता है, ये क्या पता वो मैट्रिमोनियल अलायंस करे। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है कि जो ये राजा का जो किंगडम है, सॉरी ये जो किंगडम का राजा जो है, इस किंग ने मान लो यहाँ पे एक और यहाँ पे राजा रहता है, इसकी बेटी के साथ शादी कर ली, क्या हुआ है मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए। तो इसने अपनी बेटी के लिए ये जो इसका राज्य था वो इसको दहेज में दे दिया, क्योंकि पहले डाउरी बहुत चलती थी। तो ये क्या हुआ, मैट्रिमोनियल शादी का अलायंस करा, गठबंधन करा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एरिया था वो इस वाले किंग के अंदर आ गया शादी करके। तो ऐसे जो अलायंसेस जो उस टाइम के किंग वगैरह जो है वो करा करते थे। तो कहते हैं बिटवीन नेबरिंग किंगडम्स, यानी कि जो नेबर का किंगडम्स हैं जो आपके मतलब बेसिकली आपके राज्य वगैरह हैं वो जो उनके साथ करते थे, या चाहे वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, किस लिए करते हैं भैया, ये कंट्रोल को गेन करने के लिए, कंट्रोल को अपने अंडर उस एरिया को जो अपने कंट्रोल में करने के लिए। रिमेंबर दैट देयर वाज कांस्टेंट रेसलिंग फॉर कंट्रोल ओवर एरियाज अलोंग द बॉर्डर्स। कहते हैं मान लो जो बॉर्डर स्टेट्स हैं आपकी, एक यहाँ पर ये रहा, एक यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे कहते हैं इस वाले बॉर्डर स्टेट्स के लिए, पूरे बॉर्डर के लिए यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों आपस में लड़ते थे। यहाँ पर ये भी यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था ये अपने किंगडम को सेफ रखने के लिए अटैक से। कहते हैं टुगेदर विद दोस पॉलिटिकल इवेंट्स, उन सब इवेंट्स के साथ साथ देयर वाज अ बर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। अब जब ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है, मौर्यास के जाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग जो छोटे छोटे किंगडम्स है वो आपस में लड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दोबारा से, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहे हैं, अपने अंडर अलग अलग एरियाज कर रहे हैं, इन सबके साथ साथ तो यानी कि जो पॉलिटिकली यहाँ पे सब चीजें हो रही है, आपकी पॉलिटिक्स में चेंज हो रहे हैं, राज्य में चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब चीज जो है, कल्चर वगैरह, ये सब चीजें जो है काफी फ्लरिश हो रही हैं आपस में। इन सब के बारे में हालांकि हम जो है बात आगे वाले सेक्शन में जो है करने वाले हैं। अच्छा, आप देखो यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को डायनेस्टीज विद इन द सब कॉन्टिनेंट। अलग एक सेकेंड, ठीक है। कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारे सब जो आपका एरिया है पूरा इंडिया वाला, जैसे पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, आपका म्यांमार वाला पार्ट था, ये जो था इसके अंदर जो है पहले कौन कौन सी डायनेस्टी जो है इसके अंदर थी। अब आप लोगों को मैप में दिख गया कि देखो सतवानास जो है, चेडीज और ये सब जो है, शुंगा, शकाज, जो आपके ये हैं ये सब हमारे इंडिया के अंडर के हैं, सब कॉन्टिनेंट के अंडर के हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि इंडो ग्रीक्स है, कुशनास वगैरह है, जो आपके ये है, ये आपके डायनेस्टी जो है बाहर की हैं, ये जो बाहर से आई है, मतलब ये सब जो है हमारे खुद के, हमारे इंडिया के अंदर की है, और ये सब जो है वो बाहर से आए, बाहर से आके इंडिया के अंदर जो है इन्होंने अपना शासन जो है वो करा है। पता नहीं क्या हो रहा है गले को बीच बीच में। अब देखो बात करते हैं सर्ज ऑफ शुंगास, यानी कि अब जो है मौर्यास के बाद शुंगास ही आ रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या करा, कैसे करा, कैसे क्या क्या चीजें सब समझते हैं। कहते हैं पुष्यमित्र शुंगा ने, हमने बोला कि एम्परर को मारा, जो आपका मौर्य का था लास्ट वाला था, उसको मार के शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी, विच रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जिसने जो है नॉर्थ वाले इंडिया में, हमने देखा कि शुंगास जो है कहाँ पे रहे, नॉर्थ वाले इंडिया में रहे और सेंट्रल वाले पार्ट में। तो नॉर्थ में भी है ये वाला देखो पूरा रीजन, और सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, यहाँ तक भी जो है कौन, आपके शुंगास ही रहे। तो इन्होंने एक अच्छा खासा एरिया जो अपने कंट्रोल में रखा। ही परफॉर्म था अश्वमेध यज्ञ। इन्होंने क्या करा था, अश्वमेध यज्ञ यानी कि यज्ञ किया था, जो कि एक वैदिक यानी कि वेदों का रिचुअल था, एक उनका वो होता था ये, टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज द मोस्ट पावरफुल रूलर। अब आप लोगों को पता है, ये तो मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन भी करा हुआ है, राम जी जब मैंने मेंशन कर लिया तब मैंने देखा, अच्छा यहाँ पे आपको जो उन्हीं का एग्जांपल दे रखा था, यहाँ पे राम जी है, यहाँ पे भरत जी है, यहाँ पे शत्रुघ्न है, ये लक्ष्मण है। तो आपको यहाँ पे दिखा रखा था कि राम जी ने भी किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया था। आप लोगों को स्टोरी याद है इसके पीछे क्या क्या था, उन्होंने जब सीता माँ को जो उन्होंने भेज दिया था, वो चली गई थी, उनसे दूर हो गए थे ये आपस में, तो इन्होंने क्या किया था, उनकी ही मूर्ति को यहाँ पे स्थापित करके अपने जो राज्य था उसके ऊपर सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि
अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में करना क्या होता है, एक अश्व होगा, एक घोड़ा होगा जिसे आप छोड़ोगे। एक राजा उस घोड़े को यहाँ पर छोड़ता है, उससे छोड़ता है, इस मैसेज से छोड़ता है, रीजन में छोड़ा। अब वो जिस जिस एरिया से होकर निकलेगा, उसका मतलब ये होगा कि आप अगर उसको मानते हो कि हाँ ठीक है यहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, यानी कि अगर आपने उसको कुछ नहीं बोला, आपने लड़ाई नहीं छेड़ी, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर मैंने वो अश्व भेजा है तो आप मेरे अंडर यहाँ पे रहोगे, ये जो है पूरा का पूरा एरिया मेरा होगा, बस आप मेरे अंडर रहोगे, यहाँ पे आपका वो ट्रिब्यूट के रूप में आप वर्क करोगे। लेकिन अगर आपने उसको रोक दिया, वहां पर आपने उससे बैटल करा कि नहीं नहीं मेरा जो एरिया है वो मेरा है, मैं यहाँ पे किसी को नहीं दूंगा उस एरिया को, तो आप उससे लड़ोगे। लड़ोगे यानी कि आप किंग को ये कह रहे हो कि आपका एरिया जो उनके अंदर नहीं आएगा, इसलिए आप उनसे लड़ोगे, बहुत सिंपल भाषा में। अब सेम ये काम जो राम जी ने करा था, जब उन्होंने भेजा था उसके बाद आप लोग को पता है जो आपके हमारे लव कुश थे, उन्होंने जो है लड़ाई करी थी उस अश्व से, बाकी सब चीजें आप लोग को पता है। उसके बाद की जो पूरी स्टोरी है रामायण की, ये चीजें हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान एक्चुअली मेरा कहीं और चला गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मैं बोलना कुछ और चाह रही थी लेकिन बोल मैं कुछ और ही थी। चलो ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन मैंने बेसिक से बात क्या बोली आप लोगों को, कहते हैं ऑल्दो हिज एम्पायर वाज स्मॉलर, जब बाहर से कुछ आवाजें आती है ना ऐसी, तो मेरे को होता है कि यार कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, क्या हुआ, क्योंकि घर है तो मतलब थोड़ा सा हो जाता है मेरे को। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ऑल्दो हिज एम्पायर वाज स्मॉलर देन द प्रीवियस मौर्य एम्पायर, हालांकि हमको पता है कि जो इनका एम्पायर था वो छोटा था मौर्य एम्पायर से। अगर हम दोनों मैप्स को कंपेयर करें तो हम लोगों ने देख ली ये चीज। ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स थे, जो बाहर से आ रहे थे लोग हमारे देश को इन्वेड करने के लिए, उनसे जो है सेफ रखा हुआ था इन्होंने, और फ्रेंडली रिलेशन जो है मेंटेन करे थे ग्रीक्स के साथ। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लड़ाई नहीं करी ग्रीक से, उनको यह था कि लड़ाई वड़ाई मुझे नहीं करनी, तो मैं इनके साथ एक नॉर्मल रिलेशन जो है मेंटेन करता हूँ, ताकि ये दोबारा जो है बार बार जो है मेरे देश में आके यहाँ पे कब्जा ना करे, इन्वेड ना करे इसको। क्योंकि उससे पहले जो है, पहले इनिशियली स्टार्टिंग में जो है कुछ मिलिट्री कैंपेन जो है उन्होंने करे थे, ग्रीक वालों ने हमारे खिलाफ आए थे, हमारे यहाँ पे कब्जा करने के लिए, लाइक अलेक्जेंडर एज यू नो। कहते लेकिन बट अगेन जो एम्पायर था वो लॉस्ट, मतलब उनके बाद जब ये मर गए पुष्यमित्र शुंगा, इनके बाद बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाया था, बाद में जो है कि एम्पायर भी खत्म हो गया था। कहते हैं दिस पीरियड जो ये जो पीरियड था, विटनेस द रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, इस टाइम पे क्या हुआ था, जो आपके वैदिक रिचुअल्स, जो वेद में आपके रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ये सब चीजें प्रैक्टिसेस जो होती थी, दोबारा से इनका रिवाइवल हुआ, यानी कि दोबारा से जो ये रिवाइव हुई, ठीक है, दोबारा से आती है ये। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जो अदर स्कूल्स ऑफ थॉट थे, कुछ और यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट, अच्छा बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सब जो है ये फ्लरिश यहाँ पर नहीं कर पाए। नेवरदलेस ये आराम से जो है फ्लरिश कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखो दिखा रखा है यहाँ पे कि सोल्जर्स के साथ जो है होता है ये कि अपने जो है पोजीशन को जो है किंग यहाँ पे डिक्लेयर करता है। एक रिचुअल होता है जो कि हॉर्स यहाँ पे जाता है सोल्जर्स के साथ, आराम से जो है पूरे के पूरे एरिया में घूमता है। अगर जिस भी टेरिटरी से वो गुजर रहा होता है, अगर आपने आराम से उसको गुजरने दिया, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उस राजा की जो सुप्रीमेसी यहाँ पर होने वाली है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा, अगर आपने उस अश्व को रोका, दैट मीन्स आप उस राजा को वॉर में आने के लिए, बैटल करने के लिए बोल रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज देयर किंग। कहते हैं संस्कृत जो है इस टाइम पे काफी अच्छी खासी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो इस टाइम पे मानी गई, उसको फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क्स में, कई चीजों में, लिखने वाली चीजों में भी। डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट ऑफ योग सूत्रास? अब देखो आप लोगों ने क्लास 6 में अपने फिजिकल एजुकेशन की बुक में योग सूत्रास पढ़ी होंगी, क्या आपको वो याद है? अब कहते हैं यही योग सूत्रास जो है बाद में कंपाइल कर दी गई, पतंजलि ने कर दी इसको इसी पीरियड के आसपास, जिस पतंजलि को आज हमारे बाबा रामदेव चला रहे हो, ठीक है। कहते हैं नो कमेंट ऑन दैट। द शुंगास पैट्रोनाइज लिटरेचर, इन शुंगास के टाइम पे क्या हुआ था कि लिटरेचर की जो है काफी प्रशंसा हुई थी, काफी चीजें यहाँ पे इमर्ज हुई, काफी चीजें यहाँ पर आई थी, आर्ट यहाँ पे आया, आर्किटेक्चर यहाँ पे आया। आप लोगों ने बरहत स्तूपा के नाम सुना होगा, बरहत स्तूपा, क्या बोल रही हूँ मैं आज, बरहत स्तूपा, ये आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर आप लोगों को दिख रहा है। ये देखो रेलिंग यहाँ पे बरहत स्तूपा की दिखा रखी है, ये किस तरीके शुंगा आर्ट में कितना प्रेवलेंट ये हुआ था। इट वाज प्रोबेबली बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, यानी कि अशोका के टाइम पर ये जो है ये बिल्टअप हुआ था, इस टाइम पे जो है ये हुआ था। लेकिन जो शुंगास थे इन्होंने बाद में इसमें बहुत सुंदर रेलिंग्स, कुछ रिलीफ वगैरह जो है, कुछ चीजें यहाँ पे जो है बाद में लगवाई थी, जो कि बुद्धा की लाइफ की कुछ बातें, कुछ स्टोरीज को जो है डेपिक्ट कर रही थी, कुछ बता रही थी। जैसे मान लो ये है, अब स्तूपा है यानी कि, तो यहाँ पे बुद्धा का यहाँ पे नाम आ गया, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ इस टाइप की रेलिंग, कुछ चीजें जो है यहाँ पे कुछ फीचर्स बनवाए थे इस तरीके के। अशोका ने शुरुआत करी थी, लेकिन शुंगा ने जो इसको कंटिन्यू करा था, तो इसको बुद्धा की आर्ट के काफी बहुत बहुत पहले के एग्जाम्पल जो है इनको मानते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखा रखी है, ये बेसिकली लक्ष्मी जी यहाँ पर है इस वाले फिगर में, ठीक है। यहाँ पे सिंगर्स एंड डांसर्स, देखो ये सिंगर, ये यहाँ पे आप देखो ये गाना गा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, आपको दिखा रखी है यहाँ पे ये चीजें। और यहाँ पे एलिफेंट्स है यहाँ पर देखो, जो कि धर्म के जो व्हील है, यहाँ पर उसको उठा रही है, दिख गया आपको यहाँ पर ये वाली चीज,
अच्छा, अब देखो यहाँ पर सिंपली आपको दिखा रहा है कि कुछ और यहाँ पे और आर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरीके से आप इन पिक्चर्स को यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा फाइन आर्किटेक्चर है। आप इसको यहाँ पढ़ सकते हो कौन सा ग्रीक वॉरियर है यहाँ पर, कौन सा देखो यहाँ पे वुमेन है अपने बच्चे के साथ यहाँ पर ये दिखा रखी है। तो कुछ यहाँ पे इस टाइप की चीजें यहाँ पे आपको दिखा रखी है। कहते हैं ये आपको दिखा रखा है एक पैनल है बेसिकली भरत स्तूपा का। आप इसमें देख सकते हो दो फिगर्स यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। क्या कर रहे हैं ये लोग आप नोटिस कर सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो हम लोग जब इसको जब इसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर, तब तो हम लोग पता आप लोग को पता है लेट्स एक्सप्लोर हम लोग तभी जो डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर हम अभी करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, विच आई डोंट वांट। आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं द सतवानास। सतवानास के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था कि ये जो सतवानास थे हमारे ये साउथ वाले पार्ट में थे। कहाँ पे थे बच्चा आपके ये देखो आपको दिखा ये डेक्कन वाले पार्ट है, महाराष्ट्र वाला ये जो पार्ट है प्रॉपर आपका इस वाले पार्ट में जो आपके सतवानास हुआ करते थे। अच्छा यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड लेट्स चेंज पेन। यहाँ पे आते हैं एक सेकेंड, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल, हमारे पास क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा एविडेंस जो है बहुत ज्यादा सबूत जो है इनके नहीं है, लेकिन फिर भी शुंगास सीम टू हैव वेज्ड वॉर्स विद मेनी ऑफ देयर नेबरिंग रीजन्स। यानी कि इस वाली बात के लिए कि जो शुंगास हैं इन्होंने अपने आसपास के किंगडम में बहुत बार जो है वॉर किया था। हालांकि कहते हैं कि इसमें जो है सतवानास भी थे। सतवानास जो कि अच्छे खासे यानी कि बहुत बड़े पार्ट को डेक्कन के अच्छे खासे पार्ट को साउथ डेक्कन मतलब साउथ के अच्छे खासे पार्ट को सेकेंड सेंचुरी के बाद जो है आपका जो है कंट्रोल कर रहे थे, जो कि शुंगा के साउथ में हम लोगों ने देख लिया। अच्छा इन सतवानास को क्योंकि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले एरिया में है डेक्कन में, इसलिए इनको हम आंध्रास भी कहते थे। ये काफी पावरफुल डायनेस्टी थी और जो इनका एम्पायर था वो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में था। आपको दिख गया तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। कहते हैं इनकी अलग अलग कैपिटल सिटीज थी अलग अलग टाइम पे। इस टाइम पे कुछ और कैपिटल है, इस टाइम पे कुछ और कैपिटल है। कहते हैं हालांकि फेमस जो है इनकी अमरावती रही है और प्रतिष्ठान यानी कि पठान रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स जो इस टाइम पे काफी हो रहा था क्योंकि आप लोग को पता है इस वाले रीजन में तो यहाँ पे जो है पोर्ट के पास है, पोर्ट के पास है तो अच्छा खासा जो है सी रूट से यहाँ पर जो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। इन्होंने जो है कुछ यहाँ पे सतवाना के जो रूलर्स थे। अच्छा आगे इसमें एक और बात पढ़ोगे आप गौतमी पुत्र के बारे में, फिर भी यहाँ पर आगे पढ़ो। पहले यहाँ पे कहते हैं कि जो कॉइन्स यहाँ पर इन लोगों के रूलर्स ने इशू करे थे वो हमें अलग अलग रीजन्स पे देखने को मिलते हैं, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इससे हमको पता चलता है कि इनके यहाँ पर जो है ट्रेड काफी अच्छा हो रहा था। एज आई सेड इंडेड जो कई सारे जो कॉइन्स इन पे शिप देखो बना रखा है, दिखा आपको इनके कॉइन्स पे जो है शिप बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि इनका मैरीटाइम ट्रेड यानी कि जो इनका पानी से सी रूट का जो ट्रेड था, ऐसा ही टोल्ड कि अगर इस वाले एरिया में है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो मैरीटाइम ट्रेड जो है काफी अलग अलग एरिया से वो कर सकते हैं, वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से, आपका प्रॉपर मिडल ईस्ट से यूरोप तक यहाँ पे कर सकते हैं ट्रेड। तो कहते हैं ये इनके दिखाता है इनकी इकोनॉमिक लाइफ जो है मैरीटाइम ट्रेड से काफी अच्छी रही है। मैरीटाइम यानी कि पानी में जो इनका ट्रेड रहा है, पानी से जो इनका ट्रेड यहाँ पे हुआ है ये बहुत अच्छा रहा है। ये जो तरीके के शिप जो होते हैं जो कॉइन पे आप बना रखा है ये दिखाता है एडवांस शिप बिल्डिंग को और नेविगेशन यानी कि रास्ता दिखाने की टेक्नोलॉजीज को भी ये चीज हमें दिखाती है। यानी कि आप बेसिकली क्या समझ रहे हैं हमें को कि सतवानास का जो है मैरीटाइम ट्रेड यानी कि जो पानी में इनका ट्रेड हो रहा है उस रास्ते से सी रूट से ट्रेड जो हो रहा है वो बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे कहते हैं जो कृष्णा गोदावरी सिस्टम था। देखो आप लोगों को पता है कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम जो आपकी कृष्णा और गोदावरी नदी है वो इसी वाले एरिया से होती है। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ से आपकी यहाँ पे जो गोदावरी और कृष्णा यहाँ से निकलती है आपकी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये गोदावरी महानदी कृष्णा ये सब जो है इस वाले एरिया से ही आती है। तो इन वाले एरिया में जो इनका काफी अच्छा खासा था। तो पानी है तो एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होगा, आप लोगों को ये चीज भी पता है कि पानी है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा होगा ही होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इस वाले किंगडम को काफी अच्छी मिल रही थी। कहते हैं सतवानास का जो है एक्टिव ट्रेड रहा था। आगे आने दो अभी एक सेकेंड, ठीक है। एक्टिव ट्रेड नेटवर्क जो है काफी रहे थे कि इतना कि भाई रोमन एम्पायर तक, मैंने कहा ना कि यूरोप तक जो है ये पहुंच जाते थे, जिसमें कुछ गुड्स का जैसे कि आपके मसाले हो गए, आपके कपड़े हो गए, सैंडलवुड पाउडर हो गया, सैंडलवुड हो गया प्रॉपर, लग्जरी आइटम्स हैं, गोल्ड प्लेटेड पीयर्स वगैरह है, आइवरी वगैरह, इन सब चीजों का जो है ट्रेड यहाँ पर हो रहा था। कुछ चीजों का यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, कुछ चीजों का यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी और देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने यहाँ से हम कहीं और बाहर भेज रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट में देखो हम क्या क्या मंगा रहे थे, ग्लास मंगा रहे हैं, परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट यानी कि जो कुछ इस टाइप की चीजें होती है वो यहाँ पर हम मंगा रहे थे। टोल ये टैक्सेस वगैरह भी यहाँ पर थे, इससे यहाँ पर जो किंगडम का रेवेन्यू था वो काफी अच्छा हो रहा था। आप सोच रहे हो यहाँ पे कितने सारे तरीके यहाँ पे रेवेन्यू करने के, आपका टोल टैक्स भी है, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, ये देखा। फिर आपने देखा यहाँ पर मैरीटाइम ट्रेड यहाँ पर हो रहा है तो वो यहाँ पर अलग है। फिर आपने देखा एग्रीकल्चर यहाँ पे अलग है। तो इन सब चीजें यहाँ पर थी किसमें, सतवानाज में। सोचो इनकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी बढ़िया थी।
खूब पैसे वाले थे ये। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मैंने पहले ही बोला बहुत अच्छी थी इस टाइम पे, सब जो है बहुत भरपूर पैसे वाले थे इस टाइम पे। जो किंगडम्स वगैरह यहाँ पर थे रिलेटिवली पीसफुल, यानी कि बहुत पॉलिटिकल पीरियड जो है काफी पीसफुल रहा है, नॉर्मल रहा है। बार बार जो है यहाँ पर कई लोग यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि काफी पावरफुल भी था ये किंगडम। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, पीसफुल रहा पॉलिटिकल पीरियड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही, तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ काफी लिटरेचर का, आर्ट का, कल्चर का, जिससे इन सतवानास ने कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन लोगों ने करे थे। ये आपको नानगढ़ केव दिखा रखी है जो कि पुणे के पास है। ये भी एक मेजर ट्रेड रूट के काफी पास था, जो कि ट्रेड का रास्ता था उसके ये भी काफी पास था, और ये टोल या टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए भी इसको हम यूज करते थे। बाकी यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे आराम भी करते थे। सतवानास के अंदर जो है लाइफ कैसे आप लोगों को ये यहाँ पे दिख रहा है। अब कह रहे हैं इनके ट्रेडिशन में ना ये ऐसे रिवाज होता था, बेसिकली इनका रिवाज था ये कि जो प्रिंसेस है उनका जो है नाम रखा जाएगा उनकी मदर्स के नाम पे, यानी कि जो उनकी माँ का नाम होगा उनकी माँ के नाम पे उनके राजाओं का जो बेटे हैं उनका नाम होगा। बेसिकली क्या था कि जो गौतमी पुत्र, ये गौतमी यानी कि गौतम के पुत्र सतकर्णी, बेसिकली क्या था, जो उनकी मदर थी ना, ये इनका नाम था, इनके बेटे का नाम था, लेकिन इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। तो इनके नाम पे इनके बेटे का नाम पड़ा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपको एग्जांपल दिखा रखा है, काफी ज्यादा अच्छी क्वीन थी ये बालाश्री, बहुत अच्छी क्वीन थी, जिन्होंने इवन क्या किया था, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनके लिए काफी लैंड को जो है डोनेट किया था। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो है, जो हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन पे क्या करते हैं, हम किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ गड़वा के लिखवाना, मेटल पे, किसी भी चीज पे, किसी कॉइन वगैरह पे, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जो आपका नासिक यानी कि महाराष्ट्र में था, जो दिखाता है कि उनकी इन्फ्लुएंस जो है कितनी थी। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि सतवानास में जो है पैट्रियार्की नहीं थी, यहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी इन लोगों की, कि बेसिकली यहाँ पर जो राजा होगा उसका नाम जो है उनकी माँ के नाम पर रखा जाएगा। ये देखो दिखा रखा है गौतमी पुताश और ये श्री सतकर्णी, ये इनके द्वारा जो है कुछ यहाँ पे सतवानास के कॉइन है यहाँ पर, जो गौतमी के जो सन थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने जो है कॉइन्स यहाँ पे इशू करे थे अपने टाइम पर। सतवाना के किंग जो है ये थे। कहते हैं एक और यहाँ पे नानगढ़ केव का इंस्क्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पर था, आपने ऊपर देखा होगा पिक्चर में, जो यहाँ पे दिखाता है विडो क्वीन है, एक विधवा क्वीन है जो कि कई सारे जो है वैदिक रिचुअल कर रही है। देखो 6.9 फिगर कौन सी आप लोगों की, एक सेकंड, 6.9, एक सेकंड आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, अब ये बताया था मैंने नानगढ़ केव्स का यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो इन्होंने बनवा रखा था बेसिकली, तो यहाँ पर इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है इन्होंने बनवाया था। तो यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं इसी केव में, जो कि पुणे में है, बता दिया हमने ऑलरेडी। ये सतवना की जो विडो क्वीन थी, जो विधवा क्वीन थी, इन्होंने जो है, जिन्होंने कई सारे वैदिक रिचुअल वगैरह कराए हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने कराया था अपने नाम पर। इस इंस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या है, वैदिक के गॉड है, भगवान है, उस समय के वेदों के गॉड जो हम कहते हैं ना, इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, उस टाइम पे यही जो है भगवान होते थे, और सिर्फ यही होते थे, उनको जो इतना मानते थे। वी ऑल्सो गेट ग्लिम्स ऑफ द क्वींस डोनेशन, हमने पहले ही बोला कि क्वीन ने जो है कई डोनेशन भी दी है बुद्धिस्ट के मॉन्क को, दान दी है, दक्षिणा दी है, लैंड दिया है, काओ है, इसमें हॉर्सेज है, एलिफेंट है, सिल्वर कॉइन्स है, इवन कुछ यहाँ पे और आइटम भी दिए यहाँ पर गेस्ट को, पुजारियों को, वर्कर्स को, स्कॉलर्स को, वो भिक्षुओं को, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे जो उन्होंने दी है। ये जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर हमने देखा, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हुआ करते थे, इसमें जो इवन कुछ न्यूमरल्स भी हैं, यानी कुछ नंबर्स भी यहाँ पर है, कुछ सिंबल्स है इनके लिए, जो कि आज के टाइम के शेप्स थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, रिजेंबल करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से है ये, क्या लग रहा है कौन सा ऐसा न्यूमरल है जो काफी मिलता जुलता है। देखो पहले के टाइम, आज देखो आज हम ऐसे लिखते हैं नंबर्स को 1 2 4 ए इंस्क्रिप्शन में, यानी कि बेसिकली हमको बोला गया कि जो ये नानगढ़ केव है इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन है, कुछ गड़वा के लिखवा रखा है गौतमी पुत्र ने। तो वो गौतमी जो आपकी बालाश्री है उन्होंने लिखवाया था ये, तो उनका यहाँ पे दिखा रखा है बेसिकली कि देखो उस टाइम पे 1 को ऐसे लिखते थे, 2 को ऐसे, 4 को ऐसे, और देखो 6 और 7 को जो है ऑलमोस्ट काफी हद तक वैसे जैसे कि आज के टाइम पे हम लिखते हैं। 9 10 में जो है काफी अलग है, ये दिखा रखा है। कहते हैं जो सतवानास है वो वासुदेव के भी काफी अच्छे फॉलोअर्स थे। वासुदेव यानी कि जो कृष्णा जी का अलग नाम, एक दूसरा नाम होता है वासुदेव, उनके भी जो है काफी अच्छे बेसिकली फॉलोअर्स थे ये, जो आपके सतवानास थे। ऑल्दो दे पैट्रोनाइज अदर स्कूल्स ऑफ थॉट, हालांकि जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म, सबको मानते हैं वो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है उनके लिए। उस टाइम पे उनके रूल के टाइम पे ये सब जो भी अलग अलग रीजन थे, ये रिलीजन या जो भी यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है, काफी जो है यहाँ पे इमर्ज भी हुए हैं, काफी फ्लरिश हुए हैं, भरपूर भरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं फॉर इंस्टेंस, हालांकि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखोगे कि जो आपके सतवाना के किंग है, इन्होंने ग्रांट की था टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो सतवाना किंग है इन्होंने ग्रांट किया था एक टैक्स फ्री बहुत अच्छा खासा एग्रीकल्चर का लैंड उन वैदिक के स्कॉलर्स, यानी कि जो ये सतवाना किंग थे
ये बिना एक मान लो एक ऐसा लैंड है, सब एग्रीकल्चर कर सकते हो और आपको कोई टैक्स भी नहीं देना उस पे। ये जो है उन्होंने दिया था ऐसा लैंड जो था वैदिक स्कॉलर्स को, वेदों के जो ज्ञानी है उनको, जैन के, बुद्धिस्ट मॉन्क को, ताकि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके, अपनी प्रैक्टिस को जो है परस्यू कर सके, उनको कंटिन्यू रखे, अपना काम जो है वो कंटिन्यू वो लोग करते रहे। ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो है करला केव दिखा रखी है लोनावला के आसपास, जो कि आपका आज का महाराष्ट्र है। कहते हैं ये सतवाहनास ने कंट्रीब्यूट किया था अपने टाइम पे। ये जो केव थी बुद्धिस्ट के मॉन्क के लिए बनवाई गई थी। इसमें देख कुछ बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये आपका एक अलग था, यहाँ पे यक्ष थे। यक्ष कौन होता है? बेसिकली एक नेचर का भगवान, नेचर से रिलेटेड हम जो उनको भगवान मान के चलते हैं, हमें छोटे छोटे से भगवान होते हैं। ये पिठालखोरा केव्स में महाराष्ट्र में बनवाए गए थे सतवाहनास के टाइम पर। कहते हैं ये जो यक्ष आपको दिखा रखा है यहाँ पे, इनके हाथ में जो यहाँ पे देख रहे हो, इनके हाथ में जो एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर हुआ करता था। ये जो है था यहाँ पर जो दिखाता है काना देसाना हराम सॉरी हिरम करेना कथा। बेसिकली क्या था कि काना देसाना, इसका मतलब क्या है? काना देसाना का बनाया गया है किसने? काना दास ने बनाया है, क्योंकि हीरो का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ है। तो बेसिकली यहाँ पे दिखा रखा है कि हीरो का काम करने वाले ने एक स्टोन से यहाँ पर कुछ बना रखा है इंस्क्रिप्शन। तो ये काफी अच्छी बात है। उसको उस टाइम के जो लोग हैं उनके भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में, टैलेंट के बारे में दिखा रखा है। कहते हैं 3rd सेंचुरी सीई में सतवाहना का जो एम्पायर था वो टूट गया था, फ्रेगमेंट हो गया था छोटे छोटे से इंडिपेंडेंट किंगडम्स पे। यानी कि कब होता है ऐसा? जब वीक रूलर्स आते हैं वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। कई फैक्टर्स रहे यहाँ पे इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे, इसके टूटने के पीछे। काफी अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या था? वीक सेंट्रल कंट्रोल के। भैया कंट्रोल जो है वीक हो गया था, रूलर जो है वो अच्छे नहीं आए थे, या कंट्रोल जो है वो अच्छे से नहीं कर पाए, और इकोनॉमिक जो इकोनॉमी अच्छी हुई थी वो जो है धीरे धीरे करके कम होने लग गई थी। वंस अगेन अब जो है क्या हुआ था, जो रीजनल पावर्स है वो अपनी पावर को एक्सर्ट कर रही है और बड़े किंगडम को जो है तोड़ के छोटे छोटे में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सिंपल सी भाषा में। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट, कमिंग ऑफ द चेडीज। चेडीज हमने बोला कलिंगा वाले पीरियड में आए थे, उस वाले एरिया में आए हैं। अब देखो आपको याद है कलिंगा वॉर जो हम लोगों ने अशोका के टाइम पे पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। कहते हैं जब मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था तो ये जो कलिंगा था ये इसमें जो है बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पावर बन गया था, जिसमें कौन सी डायनेस्टी आपकी नेम्ड एज चेडी डायनेस्टी या छेड़ी डायनेस्टी, वट एवर यू कैन से। वो डायनेस्टी जो यानी कि वो जो वंशज है वो इस वाले एरिया में यहाँ पे राज करने के लिए आता है। आपको पता है नरसिंह देव का आपने नाम सुना था जो कि अशोका के टाइम पे थे। उसके बाद जो यहाँ पे आती है चेडी डायनेस्टी, जो कि अब इस वाले एरिया में जिस वाज नेम्ड एज कलिंगा एरिया, कलिंगा का टेरिटरी है ये, यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे राज करा। कहते हैं इस चेडी डायनेस्टी के काफी अच्छे काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था खरावेला। वो जो है डिवोट यानी काफी अच्छे जो है काफी माननीय फॉलोवर रहे थे वो जैन के। अब देखो अशोका जो किसके फॉलोवर्स थे आपको पता है? बुद्धिज्म के, बुद्धा के। और यहाँ पे जो अशोका के बाद, अशोका नहीं कहूंगी बेसिकली, कलिंगा जो आपके नरसिंह देव थे उनके बाद यहाँ पे आती है चेडी डायनेस्टी। उस चेडी डायनेस्टी के काफी अच्छे रूलर हैं विच वाज नेम्ड एज खारवेला। वो जो है मानते हैं जैन की टीचिंग्स को, यानी कि जैनिज्म को। जो हमने कहा था ना आपके महावीर, जैन महावीर है वो तीर्थंकारा थे, 24 तीर्थंकारा टीचर। और इन्हें कई बार जो है इनको हम भिक्षु का राजा भी कहते हैं या फिर मोंग का किंग भी कहते हैं, ऑल्दो ही रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट। मैंने कहा भैया जैन को जो है वो काफी मानते थे, लेकिन सारे स्कूल ऑफ थॉट जो बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म, सबको जो है मानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं सबकी। कहते हैं भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के पास उसकी कैपिटल आज के टाइम पे फेमस यहाँ पे उदयगिरी खांडगिरी केव्स थी। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, उदयगिरी खांडगिरी केव्स। ये जो टाइम पे थी जिनको बेसिकली काफी फेमस थी, वो काफी इनको डेवलप कराया गया था। मानते हैं ऐसा कि जैन के मॉन्क्स के लिए, जो जैन के आपके मॉन्क्स होते हैं, उनके जो भिक्षु होते हैं, उनके लिए इसको बनाया गया था उदयगिरी खांडगिरी केव्स को। क्या पता आपसे यहाँ सोचे एग्जाम में पूछ ले कौन सी केव को जो है जैन के मॉन्क्स के लिए इस वाले एरिया में इसने बनवाया था। कहते हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो है पैनल्स हैं, स्टैचूज हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेशियस रूम है जो कि कार्व्स के, जो कि रॉक्स वगैरह के कार्व आउट करे गए, बनाए गए हैं, जो कि उस समय के क्राफ्टमैन जो थे उनकी स्किल को दर्शाता है। जो डिजाइन है, क्राफ्टमैनशिप है इन सब केव्स की, इन गुफाओं की, दिखाता है रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह से रॉक को काट काट के एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर जो है, आर्ट जो है प्रिपेयर करा हुआ है, जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले। आप देखो ये दिखा रखी देखो कितनी सुंदर है, देख लो ये गुफा है ये इस तरह की जो कि स्टोन से उस समय के लोगों ने बनाई है। कितनी पुरानी बात है ये। और ये जो है दिखा रखा है आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, और ये रामायण का एक सीन है जब वो जो राम जी है वो हिरण को मारते हैं, तो वो वाला सीन जो यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये आपकी है जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खांडगिरी केव्स है, जिनको जैनिज्म के जो जैन के जो मॉन्क्स है उनके लिए बनाया गया था। कहते हैं वन ऑफ द केव जो और एक और केव थी जो कि काफी डिस्प्ले करती है आपने ऊपर देखा है इसको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को, जिसमें हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो इसको लिखा हुआ है, जो कि रिकॉर्ड करता है कि जो खारवेला जो हमने किंग देखा चेड़ी का,
इसकी क्या क्या एकम्प्लिशमेंट थी, इसने क्या क्या जो है काम करे थे हर एक साल आने वाले सालों में, इंक्लूडिंग इवन क्या उसमें जो मिलिट्री कैंपेन्स जो है उनके क्या रहे थे, किन किन जगहों पर वो गए थे, किन किन जगहों पर उन्होंने वॉर वगैरह छेड़ा था, और उनका लेकिन वॉर करने के बाद भी एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत बड़ा किंगडम जो अपने अंडर रूल करने के बाद भी कितने काइंड वो किंग थे, और उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कितने अच्छे अच्छे काम जो उन्होंने वो करे थे। कहते हैं खारवेला जो है प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने काउंसिल ऑफ एस्थेटिक्स एंड सेजेस, यानी कि बेसिकली जो लोग होते हैं जो पूजा आपके बेसिकली जो भिक्षु होते हैं, जो बाबा ऋषिमुनि वगैरह होते हैं, उन लोगों का किस तरीके से उन्होंने जो एक काउंसिल बनाया था वो उसके बारे में बताते हैं। बहुत सारे रीजन से, 100 ऑफ रीजन से जो है यहाँ पे जो सेजेस थे, जो ऋषि मुनि थे, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो उनका एक काउंसिल जो एक एसोसिएशन जो उनकी फॉर्म करी थी, जिसमें वो सबकी जो रिस्पेक्ट कर रहे थे हर एक सेक्शन की, इवन टेम्पल को जो है रिपेयर भी वो करा रहे थे। वंस अगेन रूलर, एक ऐसा रूलर था वो मतलब बेसिकली टेक्स प्राइड इन एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन टू ऑल स्कूल ऑफ। तो अशोका के बाद जो है काफी ये भी रहे थे जिन्होंने अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, कौन खारवेला की बात कर रहे हैं, चेडी डायनेस्टी के, जो कि हमारे किसके अंडर है, चेडी के अंडर है, जो कलिंगा वाला एरिया था उसके अंडर। तो कहते हैं इन्होंने जो है सारे स्कूल ऑफ थॉट को जो है प्रोटेक्शन दी थी, सबको जो है मान्यता रखी थी, सबको जो है काफी माना था। और इस पार्ट को, इस फंडामेंटल पार्ट को हम कहते हैं इंडियन एथॉस, के इंडिया में जो है कितने एथनिक ट्रेडिशन के बाद भी हमारे यहाँ पे सबको जो है माना जाता है। कहते हैं आपने देखा रॉकेट चैम्बर्स किस तरीके से बनवाए गए हैं, आज से 2000 साल पहले भी किस तरीके से जो है ये बने हुए हैं, किस तरह आर्टिशन ने जो है इसको अचीव करा, क्या उन्होंने चलाया, कैसे बनाया। आप सोच रहे हो उस टाइम पे हमारी आर्किटेक्चर, हमारा आर्ट, हमारा लिटरेचर कितना बढ़िया था, तब भी जो है ब्रिटिशर्स बकवास कर गए यहाँ के। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिंपली अब साउथ में के बारे में आप लोगों को बता रखा है, तो ये हम चलो पढ़ लेते हैं यहाँ तक, मैंने लिखा ही हुआ है तो पढ़ ही लेते हैं। बेसिकली यहाँ दिखा रहा है कि आप लोगों को साउथ के बारे में, आपकी किंगडम और लाइफ जो है साउथ में कैसी थी। तो कहते हैं इंडिया का जो साउथ का रीजन था, हमने कहा 2nd और 3rd सेंचुरी बीसीए से लेकर के 3rd सेंचुरी सीई तक का। अब ये आप लोगों को पता है, बार बार तुम्हें कितना समझाऊंगी, देखो 200 मैंने बहुत यहाँ से लेकर के बेसिकली फिर 200 आएगा, फिर यहाँ पे 100 आएगा, फिर यहाँ पे 100 आएगा सीई का, फिर यहाँ पे 200 आएगा, फिर यहाँ पे 300 आएगा। बेसिकली इस टाइम पे जो है साउथ के किंगडम की हम बात कर रहे हैं। 3 काफी इंपॉर्टेंट किंगडम जो इमर्ज होते हैं, आप लोगों को पता है, चोलास, चेरास और पांड्यास। ये आते हैं जो कि compete करते हैं एक दूसरे के साथ, काफी कंपटीशन रखते हैं अपने इस पूरे के पूरे साउथ में कंट्रोल करने के लिए। और इवन ऐसा होता है कि एक दूसरे के रीजन में ग्रोथ करने के लिए, ट्रेड में, एग्रीकल्चर वगैरह में काफी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब आप लोग को जरा याद करो एक बार, जब हमने बात करी थी अशोका के एम्पायर की, तभी मैंने कहा था कि अशोका का जो एम्पायर था वो यहीं पे आकर रुक गया था, इस वाले रीजन में जो उनका एम्पायर भी नहीं आया था। कोई भी जो है इस रीजन में अभी तक आ ही नहीं पाया है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी पावरफुल जो है यहाँ की जो साउथ के किंगडम्स ये रहे हैं। ठीक है, इवन अशोका ने अपनी एडिक्ट्स में, अपनी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसको डिक्लेयर भी किया था इस बात को, कि हम कहते हैं यानी कि ये जो चोलास, चेरास, पांड्यास थे, ये इंडिपेंडेंट रहे थे मौर्यास के टाइम पर भी, किसी के अंडर नहीं आए थे। हालांकि ऐसा कहते हैं, ये जो खारवेला है वो ये क्लेम जो खारवेला है वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जो है साउथ की जो किंगडम, इनके साथ जो अलायंस फॉर्म किया था, जो अलायंस था इनका, इसको जो है हराया था, थ्रेटन करा था अपने खुद की टेरिटरी फॉर्म जो है फॉर्म करने के लिए। लेकिन भैया जो बैटल की लोकेशन है, किस तरह हुआ, कब हुआ, ये सब बातें जो है पता नहीं है हमें इसके बारे में। आपको दिखा रखी है, देखो ये आपके चोलास, चोलास की जो कैपिटल थी आपकी वो थी उरायूर, पांड्या की थी मदुराई, चेरास की थी वांजी करूर करके। तो ये जो है साउथ के आपके जो है किंगडम्स थे, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। बाकी यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो पीरियड था, इस टाइम पे कई सारे जो है पोइट वगैरह आते हैं आपके जो है पोइट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि अलग अलग काम में सबके, क्योंकि साउथ वाले किंगडम में आ रहे हैं, इसलिए हम इन सबके कामों को मिला के इसको हम कहते हैं संगम लिटरेचर, विच इज कॉल्ड संगम एज। संगम का यहाँ पर मतलब है, जो वर्ड संघ से आ रहा है, संघ का मतलब क्या है, एसोसिएशन, यानी कि एक साथ आना। यानी कि अब ये जो तीनों के तीनों थे, चोलास, चेरास और पांड्या, इन सबका एक साथ आना, इन सबके जो है कई सारे पोइट्स वगैरह होना, इन पोइट्स का जो है यहाँ पे एक संगम लिटरेचर जो है यहाँ पर फॉर्म होना, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम, किस तरीके से यहाँ पे इन पोइट्स की असेंबली होती है, ये यहाँ पे लिटरेचर फॉर्म करते हैं। ये ओल्डेस्ट है साउथ इंडिया का, आपसे पूछ सकते हैं ये ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा है साउथ इंडिया का। इसमें जो कई जो है कलेक्शन यहाँ पे होती है, स्टोरीज की यहाँ बात करी गई है, जो पोएम्स की यहाँ पर है, जो स्टोरियन सुनाते हैं, जो बताते हैं कि इस समय के लोगों की सोसाइटी कैसी थी, इनका कल्चर जो है वो कैसा था। अब आप लोगों से देखो मैं ये कहूंगी, इनकी बहुत अच्छी स्किल रही थी, इमोशन थे, हीरोइज्म यहाँ पे रहा, जो बहुत आसानी से जो है बहुत जेनरिक तरीके से जो इन लोगों ने यहाँ पे काम किया था। इनकी वैल्यूज जो है बहुत अच्छी थी, प्यार से तरीके से इन लोगों ने जो है बहुत एक बड़ा किंगडम और बहुत अच्छे तरीके से जो इन्होंने इस एरिया को रूल किया था।
अब ये जो आपका चोलास चेरास और पांड्यास, इनके नाम आई होप आप लोग आई थिंक मेरे मुंह से चैप्टर नंबर 2 या 3 से सुनते हुए आ रहे हो। तो फाइनली आपका जब से हिस्ट्री वाले पार्ट से चैप्टर 4 5 से हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में हिस्ट्री में, आप लोग तब से मेरे मुंह से बार बार चोलास चेरास पांड्यास, चोलास चेरास पांड्यास, चोलास चेरास पांड्यास बार बार सुनते हो। तो कल की क्लास में हम लोग फाइनली इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन थे ये चोलास चेरास पांड्यास जो किसी के अंडर नहीं आ पाए, कोई उनको अपना नहीं पाया, कोई इनको कॉन्कर नहीं कर पाया। आखिर कौन थे, ऐसा क्या था इनके पास, ऐसी कौन सी आर्किटेक्चर, ऐसी कौन सी आर्ट क्या था इनके पास ऐसा, ये हम लोग कल की क्लास में आप लोग कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, कमेंट करके जाना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे होगा ना कि हाँ जी मुझे नोट्स बनाने हैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम करना है। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, फ्रेंड्स को शेयर नहीं करते हो, फिर बच्चे बोलते हो कि मैम ऐसा ये वाली वीडियो लेकर ये वाली वीडियो लेकर, हाँ मुझे अच्छा लगता है लेकिन आप लोग वाले फ्रेंड्स को भी बताओ, उनको भी शेयर करो भाई ऐसे ऐसे, ताकि मुझे और अच्छा लगे कि हाँ और लोगों तक वीडियो पहुंच रही है, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो मेरे को और मोटिवेशन मिले वीडियोस को बनाने की, नोट्स बनाने की आप लोगों के लिए। बाकी जितने बच्चे हैं थैंक यू सो मच आप सबके लिए जो वीडियोस को एंड तक देखते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे जो है कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।